हेलो गाइस, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं तो अच्छा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अच्छे ही होंगे। तो चलिए देर न करते हुए सीधा टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है वृद्धा आश्रम, ओल्ड एज होम। दोस्तों, ओल्ड एज होम उस जगह का नाम है जहां पर वृद्ध अपनों द्वारा निकाल दिए जाने पर जहां वृद्ध को आसरा मिलता है रहने का, खाने का, उस जगह का नाम है ओल्ड एज होम, वृद्धाश्रम। आज दुनिया में बहुत से ऐसे वृद्धाश्रम चल रहे हैं। सबसे ज्यादा हमारे देश में वृद्धाश्रम कर्नाटक, केरला, महाराष्ट्र, गुजरात, ये सब राज्यों में ज्यादातर है। और विदेशों में, यूरोपीय देशों में तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि आज भी कम से कम हमारे देश में, इंडिया के अंदर, बाप मां को समझने वाले, बाप मां को सेवा करने वाले बहुत लड़के भी आज भी हैं। लेकिन विदेशों में इससे आधा भी नहीं है। शायद 1000 में का दो मिलेंगे जो अपने बाप मां को, जिस हिसाब से हम बाप मां को रिस्पेक्ट देते हैं, इज्जत देते हैं, उस तरह से उन लोग इज्जत देते होंगे, शायद, बता रहा हूं। लेकिन हम इसलिए खुश होते हैं कि चलिए कम से कम उससे तो हम लोग बेहतर हैं। लेकिन इसी में हम संतोष कर लें अगर कि उससे हम बेहतर हैं, तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि जिस दिन हमें सोच लिए कि हम उससे बेहतर हैं और हम उससे अच्छा है, उस दिन के बाद हमारे दिल के अंदर जो आगे बढ़ने की जो हसरत है, जो हौसला है, वो मर जाएगा और हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। क्योंकि जिंदगी को मैं बस समझ लो, बस हो गया, बहुत है। लेकिन नहीं, ऐसा सोच हमको अपनी सोच नहीं रखना है। दोस्तों, ये जो वृद्धा आश्रम, ओल्ड एज होम जो बनाया गया था, ये खास करके गरीबों, यतीमों के लिए बनाया गया था, जिसके पास धन संपत्ति नहीं है, रुपया पैसा नहीं है, गरीब है, लाचार है। अब मान लो किसी बाप के पास रहने का घर नहीं है, अब बेटे को कुछ दिया ही नहीं तो घर कहां से रहेगा, है ना? कमाया खाया मर गया, या कमाया खाया बुढ़ा हो गया। अब उसी स्थिति में उसके लड़के अगर उसको खाना नहीं देते हैं, उसको अपने घर में नहीं रहने देते हैं, क्योंकि उसने तो घर बनाया नहीं, बच्चे को किस तरह पाल पोस दिया, काम में लगा दिया, काम करने लगे। अगर उस स्थिति में उसके बच्चे घर से निकाल देते हैं, खाना पीना देना बंद कर देते हैं, तो जा करके इंसान वृद्धाश्रम में रह सकता है। इसलिए सरकार भी वृद्धाश्रम बनाई है, और कुछ प्राइवेट संस्थाएं जो हैं, बहुत से हमारे देश में बनाए हैं। आज देश में वृद्धाश्रम इसलिए नहीं बनाया गया था कि जो करोड़पति, जो करोड़ों की संपत्ति रखते हैं, लाखों की संपत्ति जिनको पास है, वो जाकर के वहां रहे। लेकिन आज लोग रह रहे हैं। अब भाई, उन लोगों को क्यों भगा दिया जाए, कैसे भगा दिया जाए? हमारे एक दो बाबा लोग हैं, उन लोग भी वृद्धाश्रम खोल के रखे हैं, जैसे अनिरुद्धा महाराज हैं, कितने महाराज हैं, सब चला रहे हैं। तो दोस्तों, एक मैं इस वीडियो में कहानी एंड में बताऊंगा, लास्ट में। तो मेरा कहना यह है कि वीडियो को स्किप करके कृपया मत देखिएगा, क्योंकि लास्ट में जो मैं कहानी बताने वाला हूं वो बहुत बड़ा इंटरेस्टफुल होने वाला है। आपको वहां से बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। तो कुल मिलाकर के आप वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है
कि जो भी वृद्धा आश्रम यहाँ बना हुआ है तो वो गरीबों के लिए बनाया गया था, न कि अमीरों आदमियों के लिए। लेकिन आज जिनके पास करोड़ों का रुपया है, उनके नाम से संपत्ति है भी, लेकिन फिर भी वो जाके वृद्धा आश्रम में आसरा लिए हुए हैं। हालांकि उन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूं अपने गांव की। मेरे गांव में एक वृद्ध दंपति रहते हैं, बूढ़ा बूढ़ी रहते हैं। मैं बंबई में रहता था, काम करता था, तो मैं गांव पे जब आया तो उनसे मिलने गया। उनके दोनों लड़के विदेशों में रहते हैं, अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, सरकारी नौकरी में है, जॉब में है, लेकिन घर पे कोई नहीं रहते। अपने बच्चे को लेकर, अपने बीवी के लेकर उन लोग वहीं रहते हैं। तो उनसे जब मिलने में गया तो हाल चाल हुई, तो बोले अच्छा तो बेटा कुछ नहीं है, सब ठीक है, खाने की कमी तो है नहीं, पैसों की भी कमी नहीं है, क्योंकि वो भी सर्विस करते थे, उनको भी पेंशन मिलता है, तो पैसे की कमी तो नहीं है, खाने की कमी नहीं है, लेकिन कभी तबीयत खराब हो जाती है तो देखभाल करने वाला कोई नहीं रहता है। तो मैं उनको बोला कि चाचा एक काम करो, बोलो तो मैं एक नौकर रखवा देता हूँ, उसको कुछ पर पगार वेतन दे देना 10-12 हज़ार रुपया, उतना में एक अच्छा खासा आदमी मिल जाएगा, कोई भी करेगा। अरे भाई, जो दिल्ली कलकत्ता 15,000 10,000 रुपया करने के लिए नौकरी करने जा रहा है, उसको अगर 10-15 हज़ार रुपये यहीं मिलता है तो काहे को विदेशों में जाएगा। इतना आराम में काम, 2 आदमी खाना बनाना, सेवा मरम्मत करना, खिला देना बस। बोला नहीं नहीं बेटा ऐसा नहीं। मतलब उनका कहने का मतलब है कि सब हो भी जाए और पॉकेट का पैसा खर्चा नहीं हो। एक नंबर का कंजूस आदमी है बहुत। उसके बाद बहुत देर तक बातचीत उन लोग से हुई, दोनों से, बूढ़ा बूढ़ी दोनों से। बाद में कहने लगे कि बेटा 4 साल हो गया, एक मेरा पोता जन्म लिया है, उसको देखने के लिए मेरी आंखें तरस जा रही है। अब वो रोने लगे अपने पोतों की को मतलब देखने के लिए, अपने आंखों से आंसू बहाने लगे। मैं उनको मुंह पे तो कुछ नहीं बोल पाया, लेकिन दिल के अंदर बोला कि अरे बेवकूफ, जिस बच्चे को तुमने जन्म दिया, जिस बच्चे को तुमने उंगली पकड़ करके चलना सिखाया, जिस बच्चे का तुमने संडास बाथरूम साफ किया, जिस बच्चे को तुमने पढ़ाया, जिस बच्चे को लिखाया, जिस बच्चे को तुमने शादी किया, जिस बच्चे के लिए अपना खुशी कुर्बान कर दिया, जब लास्ट में वो तुम्हारा नहीं हुआ तो क्या वो तुम्हारा बेटे का बेटा तुम्हारा हो जाएगा? उसके लिए तुम आंसू बहा रहे हो। तो दोस्तों, यह है ममता। कितना भाई दूसरा कोई कर दे, लेकिन ममता उनको अपने बेटा और पोतों के लिए रहेगा। तो दोस्तों, चलिए सीधा टॉपिक के ऊपर आते हैं। जो मैं बताया था कि कहानी एक मैं सुनाऊंगा, तो चलिए मैं कहानी शुरू करता हूं। एक कहानी है, महाराष्ट्र की है और ये ठाना जिले से ताल्लुकात रखता है। ठाना जिले में एक शहर है भिवंडी। भिवंडी के बाजू में ही करीब 2-2.5 किलोमीटर के अगल बगल में ही एक पड़गा नाम का गांव है, देहात। उसमें बाला पाटिल नाम के एक दंपति रहता है। क्योंकि मैं भी वहीं रहता था और वहीं से रोज डेली भिवंडी अप डाउन करता था, क्योंकि भिवंडी में कपड़ा कारखाना है, कपड़ा मिल है, तो उसी कपड़े मिल में भिवंडी मैं भी काम करता था और पड़गा में रहता था। तो डेली भी मेरी भी पड़गा टू भिवंडी, भिवंडी टू पड़गा अप डाउन होते रहता था। चूंकि मैं पड़गे गांव में रहता था तो उनको अच्छी खासा मतलब जानते थे। वो एक कहानी मिसाल है दोस्तों। ऐसी कहानी मैंने बहुत कम सुनी है, न के बराबर। पहली कहानी मैं अपनी जिंदगी में सुना हूं, क्योंकि मेरी उम्र 62 प्लस करीब हो चुका है, लेकिन ऐसी वाक्या, ऐसी कहानी मैंने आज तक नहीं सुनी है। शायद आप सुने हो, न सुने हो, वो बात अलग है, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में नहीं सुनी। तो दोस्तों, चलते हैं उस कहानी को मैं शुरू करता हूं। तो पड़गा गांव में 2 बुजुर्ग लोग रहते थे, दंपति रहते थे, जिनकी उम्र
उस समय में मैं नौजवान था, उस समय उनकी उम्र 64-65 के प्लस ही होगा। उनके 2 बच्चे थे और एक लड़की, 2 लड़का और एक लड़की। खैर लड़की को तो उन्होंने शादी ब्याह कर दिया था, अपने घर पे चली गई, खुशहाल है जैसी भी है। और 2 लड़के को, एक लड़के को उन्होंने डॉक्टरी सिखाया, डॉक्टर बन भी गया और अमेरिका में जाके सेट हो गया। अपने बीवी को ले जाकर, अपने बच्चे को लेकर अमेरिका में रह रहा है। दूसरा लड़का को इंजीनियर बनाया जो बंगलौर में है, इंजीनियरिंग करता है, वो भी अपने बीवी बच्चों के साथ में वही खुशहाल है। अब रह गए यहाँ बाला पाटिल और उनकी औरत। अरे भाई ऐसा नहीं है, घर गांव पे खेती बाड़ी अच्छी है, क्योंकि खाते पीते खानदान से, अच्छे खानदान से थे, तभी तो भाई अपने बच्चों को पढ़ाए, हो अच्छे ओहदे तक पहुंचाए। तो कहने मतलब खाने पीने को उनके पास कमी नहीं थी, पैसे की भी कमी नहीं है, क्योंकि उनके पास इतनी खेती बाड़ी है, इतना जगह जमीन है कि चाहे तो बेच करके आराम से रह सकते हैं। वो जब भी अपने दोनों लड़के को फोन लगाते थे तो उधर से यही जवाब आता था, पापा 1 महीना और निकालो, 2 महीना निकालो, आते हैं आपके लिए, हम लोग कुछ करते हैं। फिर जब सालों बीत गया इंतजार करते करते, फिर जब फोन लगाते थे, फिर वही सवाल वही जवाब। 2 साल बीत गया, 4 साल बीत गया, 5 साल बीत गया, तब तक कोई नहीं आया। उतने में उनकी बीवी ऊपर चली गई, स्वर्गवास हो गई। अबे फोन जाने के बाद भी दोनों बेटा वापस यहाँ गांव पर नहीं आए। माँ की देहांत हो गई, माँ मर गई, फिर भी जिन बेटों के लिए पाटिल ने अपनी कलेजा तक निकाल कर रख दिया था, उनको पालने में, उनको पोसने में कोई भी कसर नहीं छोड़ा। एक बेटे को डॉक्टर बनाया, एक बेटे को उन्होंने इंजीनियर बनाया। बताओ, उन लोग जब अपने माँ बाप को नहीं हो सकते हैं तो भाई कुछ तो ऐसे आदमी कि अपने बच्चों के लिए कुछ किए ही नहीं। अगर उनके बच्चे कुछ नहीं करते हैं तो एक सोचने वाली बात है, लेकिन उन्होंने तो अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ किया, फिर भी उनके बच्चे क्या किए उनके साथ, उनके अंतिम संस्कार में ही तक नहीं आ पाए। अब दोस्तों उनको तो अंतिम संस्कार कर दिए पाटिल जी ने, 1-2 साल बीत गया। उसके बाद पाटिल ने बच्चों लोग को फोन लगाना बंद कर दिए। गांव में ही एक मनोहर नाम का लड़का रहता था, वह भिवंडी में ही काम करता था, कपड़ा मिल में काम करता था, गरीब था, उसकी भी शादी हो चुकी थी, 22-24 साल का लड़का रहा होगा, जिसका नाम मनोहर था। वो भी महाराष्ट्रियन था, मराठी था। उसको बुलाया अपने घर पे बोले बेटा कहाँ काम करते हो? बोले चाचा मैं भिवंडी में काम करता हूँ। कितना कमा लेते हो? तो यही 10-12 हज़ार रुपये महीने का मैं चाचा कमा लेता हूँ। बोला एक काम करो, आपको मैं 20,000 रुपये महीना देता हूँ और तुमको कुछ नहीं करना है, हमारे घर पर के आ करके रहो और तुम भी बनाओ खाओ और हमको भी खिलाओ। अब उसको बात अच्छी लगी मनोहर को, इसके अच्छा और क्या चाहिए। मियाँ बीवी अच्छा खासा घर था, आ गए, दोनों रहने लगे, बूढ़े को सेवा करने लगे, बूढ़ा को हर खुशी देने लगे, दूध है, चाय है, जो अभी उसको चाहिए हर कुछ उसको मिल रहा है। अरे भाई कोई भी करेगा ना, आज देहात में इतनी तकलीफ हो गया नौकरी चाकरी के लिए, आज गांव में 10,000-12,000 रुपए की नौकरी नहीं मिल रहा है नौजवानों को। अगर 20,000 की नौकरी गांव पे उसको अगर मिल रहा है कुछ नहीं करना है, एक वृद्ध का केवल सेवा करने में कोई भी इंसान तैयार है, उसके लिए जान लगा देगा यार, कौन बड़ी बात है। बहुत से इंसान, बहुत से लड़के ऐसे मिल जाएंगे। तो उन्होंने करने लगा। अब करते करते अब ज्यादा दिन तो चल नहीं सकता है पाटिल भी, तो पाटिल साहब को एहसास हो गया कि 1-2 साल का मैं मेहमान हूं। तो मनोहर को बुलाया, बेटा एक काम करो, चलो गाड़ी मंगवाओ, रिक्शा मंगवाओ, चलते हैं कोरट। तो मनोहर ने पूछा चाचा कोरट जाके क्या करोगे? अरे चलो तो मैं क्या करूंगा, चलो तो मेरे साथ, तुम खाली चलना है, गाड़ी बुलाओ चलते हैं। चल दिए, वहां जाकर पूरी प्रॉपर्टी उसके नाम से लिख दी। आ गए वापस, मनोहर के कागज भी दे दिए,
अब वो खेती बाड़ी करने लगा, ऐश की जिंदगी गुजारने लगा। कुछ दिन के बाद बाला पाटिल भी चल निकले, उनका भी क्रिया, उनके कर्म अच्छा ढंग से वो किया मनोहर ने, अपने जैसे लड़का करता है। क्योंकि जब उसकी माँ मरने के बाद बच्चे नहीं आए तो बाप के मरने के बाद क्या आएंगे, इसलिए उनको फोन भी नहीं किया गया उन लोग को, तुम्हारा बाप मर गया है। क्योंकि जब माँ के मरने के टाइम में उन्हें नहीं आ पाए तो बाप के मरने के बाद कौन फोन कर रहा हो, किस लिए करेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता है। अब कुछ दिनों के बाद बंगलौर वाले लड़के का किसी कारणवश नौकरी खत्म हो गया, नौकरी चली गई। कुछ दिन तो भाई बंगलौर में ही अपना घर लिया था, उसी में कुछ पैसा कमा के जमा कर, भाई चूंकि इंजीनियर था, पैसा तो था ही, 2-4 साल बिताया उताया, काम मिला नहीं ढंग का। उसके बाद जब तंग आ गया, परेशान हो गया, तब उसको घर की याद आई कि मेरा भी गांव है, मेरा भी परिवार है। वो जब गांव में आया तो उसको मालूम पड़ा कि मेरा बाप ने तो पूरी प्रॉपर्टी मनोहर नाम के लड़के के से कर दी है। अब वो सर पे हाथ रखकर बैठ गया। तो देहात में कहावत है कि चिड़िया चुग गई खेत, अब पछता के क्या फायदा। तो दोस्तों, इस कहानी को कहने का मतलब, जबकि ये कहानी दोस्तों ये हकीकत है, कोई उपन्यास की कहानी नहीं है, एक काल्पनिक कहानी नहीं है, मेरे आंखों की देखी हुई कहानी है। तो दोस्तों, इस कहानी का कहने का मतलब और यह वीडियो बनाने का मकसद मेरा सिर्फ इतना है कि जो आज हमारे समाज में, हमारे देश में, अरे देश में क्या कि पूरी दुनिया में ये जो चाल चलन पैदा हो गया है कि अपने बाप माँ को घर से निकालने का, ले जाकर वृद्धाश्रम में डाल देने का, ये कैसे खत्म होगा? अगर 2-4 बूढ़े लोग जो हिसाब से पाटिल साहब ने किया, अगर जिले में, गांव में 2-4 लोग इस ढंग से अगर पेश आए, जिस ढंग से मनोहर साहब बाला पाटिल ने किया, उस ढंग से अगर करे तो किसी बाप का बेटे में औकात नहीं है कि वह अपने माँ बाप को घर से निकाल कर वृद्धाश्रम में ले जाकर जमा कर दे। मैं चैलेंज देता हूं, केवल 2-4 कहानी कम से कम एक पंचायत में ऐसी हो जाए तो पूरा गांव में मालूम पड़ जाएगा कि ऐसी ऐसी बात हो गई, उसका बाप ने पूरी प्रॉपर्टी सामान्य वाला का लिख दिया। तो डर के मारे ये लोगों में नसीहत जाएगा। तो दुनिया को मैं मैसेज देना चाहता हूं, ये नसीहत देना चाहता हूं कि हर इंसान को इसके बारे में सोचना चाहिए और इसके लिए कड़ी से कदम उठाना चाहिए। जब तक आप नहीं उठाओगे, जब तक मैं नहीं उठाऊंगा, जब तक वो नहीं उठाएगा, तब तक कैसे होगा? अरे सोचिए आप, इतना ही आप लोग सोच लो कि हमारे देश में एक टाइम में सती प्रथा था, है ना? उस टाइम में जब उसका आदमी, उसका शौहर मर जाता था तो औरत को उठाकर उस आग में झोंक दिया जाता था। ये प्रथा थी हमारे देश के अंदर। इतिहास में पढ़े होंगे, मैं तो पढ़ा हूं, आप लोग भी शायद पढ़े होंगे। जो इंसान एक कुरीति को खत्म किया उसका नाम था राजा राम मोहन राय। अगर वह यह मान के चलता कि चलिए वो हमारी खानदानी देन है, बहुत जमाने से चला आ रहा है, इसको खत्म नहीं करना चाहिए, चूंकि वो कुरीति थी तो उन्होंने खत्म किया। तो उसी तरह यह भी आज हमारे समाज में, हमारे देश में, दुनिया के अंदर एक कोढ़ की बीमारी की तरह धीरे धीरे और फैल रहा है, घट नहीं रहा है। कोढ़ की बीमारी किसको कहते हैं? पहले छोटी सी बीमारी होगी, कितना होगा? छोटा सा। अब वो फैलते 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 पूरे शरीर में फैल जाता है, उसी को कहते हैं कोढ़ की बीमारी। और बहुत जगह मिसाल दिया जाता है कोढ़ की बीमारी इसलिए कि वो धीरे धीरे फैल रहा होता है। जो चीज धीरे धीरे फैल रहा होता है उसको कोढ़ की बीमारी को उपाधि दिया जाता है और उदाहरण दिया जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी को कहने का मतलब और इस वीडियो को बनाने का मेरा मतलब यह है कि जब तक 2-4 कांड ऐसा जिस तरह से
बाला पाटिल ने किया अपने लड़कों लोग के साथ, जब तक ऐसा नहीं करोगे आप, तब तक इनमें सुधार होने वाली नहीं है। अगर 2-4 कांड ऐसा हो जाएगा तो किसी में हिम्मत फिर नहीं पड़ेगा कि अपने माँ बाप को घर से निकाल दे, अपने माँ बाप का उंगली पकड़ के ले जा करके वृद्धा आश्रम में जाके डाल दे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।